हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सीएफआर में। और टॉपिक है इंड एस 102। ये टॉपिक आपके एग्जाम पर्पज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 8 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स से लेकर के 8 मार्क्स कवर करता है और 99.99% प्रोबेबिलिटी के साथ आता भी है। बच्चे इस टॉपिक को करते हैं, अच्छे से भी करते हैं, बट कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उस छोटी सी गलती के चलते हुए आपके मार्क्स हो जाते हैं 0। क्योंकि छोटी सी ही गलती आपका इस टॉपिक को 0 बनाती है। क्यों है लॉजिक बताएंगे आगे, जब चैप्टर करोगे तो छोटी सी गलती करके देखना, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चैप्टर क्या बोलता है। ये चैप्टर बोलता है कि मान लो एक एंटिटी है और कोई एंटिटी किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रही है। लायबिलिटी इन द सेंस आपने किसी से गुड्स लिए थे उधार में, या अभी ले रहे हो और जिसका पेमेंट करना है। आप सर्विस ले रहे हो, उसका पेमेंट करना है, या कोई एसेट्स एक्वायर कर रहे हो तो उसका पेमेंट भी देना है। यदि एंटिटी सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी या बेस्ड ऑन इक्विटी करती है, इसका मतलब यह हुआ यदि वो पेमेंट को इक्विटी में सेटल कर रही है, यानी कि आपको पेमेंट के बदले में इक्विटी शेयर दे रही है, या जो कंसीडरेशन पे हो रहा है वो शेयर पर बेस्ड है, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके 102 के अंदर जाएंगे। इंड एस 102 यानी कि IFRS 2 ये बोलता है यदि कोई एंटिटी अपनी लायबिलिटी का सेटलमेंट यदि इक्विटी में करती है, यानी शेयर की फॉर्म में देती है, तो वो सारे की सारे ट्रांजैक्शन कवर होंगे इंड एस 102 यानी कि IFRS 2 के अंदर। कुछ बातें हैं साथ के साथ नोट करना है और मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता भी चलूंगा। तो पहले इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 और लिखोगे मीनिंग, कि भाई शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब है क्या है। लिखिए इसमें पेमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स it may be for purchasing of goods, services or acquisition of assets, acquisition of any assets।
दैट इज पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी settled by the entity in form of equity or based on equity. That means shares are used as currency cash. करेंसी कैश का मतलब है, ब्रैकेट में लिख लो आगे आप, मेरे पास जगह नहीं है, एक्सचेंज रेट। लिखिए मेरी बात को, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये मिस्टर सप्लायर है। कौन है? मिस्टर सप्लायर। और ये है केसीसी पीवीटी लिमिटेड। केसीसी पीवीटी लिमिटेड ने मिस्टर सप्लायर से कुछ गुड्स परचेज किए, कुछ सर्विस ली और कुछ असेट्स भी एक्वायर करी। मिस्टर सप्लायर को केसीसी पीवीटी लिमिटेड क्या पे करेगी? पेमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर सेटलमेंट। यदि पेमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी है और या बेस्ड ऑन इक्विटी है तो all such types transaction covered under Ind AS 102 यानी कि IFRS 2। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मैंने ऊपर लिखाया था मैंने उसी चीज के लिए डायग्राम बना दिया। मैंने क्या बोला? यदि एंटिटी किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट करती है,
चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, और चाहे वो असेट से रिलेटेड हो, और उस लायबिलिटी का सेटलमेंट या तो इक्विटी से किया जा रहा है, यानी कि मैं आपको इक्विटी शेयर दे रहा हूं, या जो भी कंसीडरेशन दे रहा हूं वो बेस्ड है इक्विटी पर, तो इस टाइप के सारे सेटलमेंट कवर होंगे इंड एस 102 के अंदर। फर्क नहीं पड़ता एंटिटी के अंदर ट्रांजैक्शन चल रहे हैं या एंटिटी के बाहर सेटलमेंट चल रहा है। मैं अभी आगे समझाऊंगा, इस बात पर भी आऊंगा कि यदि एंटिटी के इंटरनल ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी में हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और यदि किसी आउटसाइडर के साथ कर रहा हूं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। यह बात इंड एस 102 बड़ी डिटेल्ड में समझाएगा और आगे हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आती है? आती है तो यस, और आगे उतारो, इसे नोट करो फटाफट से। चलिए, क्या यहां तक की बात क्लियर है मेरे बच्चे? यदि यहां तक की बात क्लियर है तो हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाएं। चलिए मेरे बच्चा, पॉइंट नंबर 2 एक हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट एज फॉलोइंग। आपको अकाउंटिंग करनी है क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यही है कि अकाउंटिंग कैसे करोगे। इंड एस 102 दो तरीके के ट्रांजैक्शन को कवर करता है। एक ट्रांजैक्शन विद आउटसाइडर, जिससे कंपनी का इंटरनल कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं बाहर से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल दिया था मैं थोड़ी देर पहले आपको, वो आउटसाइडर का था। और दूसरे वो ट्रांजैक्शन जो मैं एम्प्लॉय के साथ कर रहा हूं। बोथ टाइप्स आर कवर्ड अंडर द इंड एस 102। दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन इंड एस 102 के अंदर कवर होंगे और दोनों की अकाउंटिंग करने का तरीका भी अलग अलग होगा। सर ट्रांजैक्शन दोनों सेम नेचर के हैं क्योंकि या तो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होंगे या फिर बेस्ड ऑन इक्विटी होंगे, तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों? इस बात का आंसर आपको अब मिलने वाला है कि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों होगा। तो मेरे बच्चे लिखो यहां पर, अब मैंने ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लिखो ट्रांजैक्शन विद आउटसाइडर या अदर देन एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के अलावा। और दूसरे
ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन इंड एस 102 के अंदर कवर होते हैं और दोनों की अकाउंटिंग 102 के हिसाब से होती है। तो इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए अब आप यहां पर पहला पॉइंट लिखोगे ये वाला, यानी कि पॉइंट नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 1 यानी कि ए, और लिखिए इसमें ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टी यानी कि आउटसाइडर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो यहां पर एंट्री लिखोगे, गुड्स जो आ रहा है या सर्विस कॉस्ट जो ले रहे हो या असेट्स को डेबिट करोगे और टू बदले में क्या दे दोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। और यदि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो वो भी आपका यहां आ जाएगा। ऐसे ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग आपने नॉर्मली की हुई है। इंड एस 102 ये बोलता है कि जो आपने जनरल ट्रीटमेंट पढ़ा है ऐसे ट्रांजैक्शंस का वो सही है। ये इसका जस्टिफिकेशन भी देता है कि जो आप नॉर्मली ट्रांजैक्शन करते हो आउटसाइडर के साथ, तो उसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। और उसकी सिंपल ये है, जब हम बात करते हैं आउटसाइडर के साथ, तो आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, in respect of assets, or in respect of services। तीनों की तीनों से रिलेटेड इंड एस 102 के अंदर कवर होते हैं और तीनों की अकाउंटिंग एंट्री आपको पता ही है। जो ऊपर हमने लिखी है सेम एंट्री, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? यानी कि 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड और असेट से रिलेटेड, बट एम्प्लॉय के केस में ऐसा नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि यदि एंटिटी ट्रांजैक्शन कर रही है आउटसाइडर के लिए या आउटसाइडर के साथ, तो उस केस के अंदर
इक्विटी सेटल्ड पेमेंट की वैल्यूएशन या मेजरमेंट कैसे होगा? इसी बात को जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इसकी वैल्यूएशन को समझते हैं, यानी इसके मेजरमेंट को समझते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला, मैं हर बात को, जितने भी मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, सारे की सारे कंसेप्ट आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हुआ चलूंगा, यानी कि उस चीज की क्लियरिटी वही मिल जाएगी। आगे चल करके हमें बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं, तो हर कंसेप्ट की क्लियरिटी पहले से पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हर एस्पेक्ट को समझाते समय मैं आपको प्रत्येक चीज का एग्जाम्पल दूंगा। लिखिए, अब एक एग्जाम्पल मैं नॉर्मली दे रहा हूं और फिर इस चीज को लिटरेचर में लेके चलेंगे। जैसे मान के चलिए ये मिस्टर राम है, ये है मान लो एवीसी लिमिटेड, एवीसी पीवीटी लिमिटेड। एवीसी पीवीटी लिमिटेड ने इससे सर्विस ली और जिसकी वैल्यू थी 90,000। और इधर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ रुपीज चल रही थी 30 और फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर थी 10 रुपीज। यहां पर एवीसी लिमिटेड इसको सेटल्ड कर रही है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी में। जब इन फॉर्म ऑफ इक्विटी में कर रही है तो मुझे बताओ इक्विटी की फेयर वैल्यू, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगी? क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन इक्विटी पर होगी या इक्विटी शेयर पर होगी, तो मुझे बताओ यहां पर कंपनी कितने शेयर देगी? क्योंकि इन फॉर्म ऑफ इक्विटी हो रहा है, बेस्ड नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ टोटल सर्विस की वैल्यू है 90,000 और एक शेयर की मार्केट में प्राइस चल रही है 30 रुपए का, तो मुझे बताओ कितने हुए? 3,000 शेयर। लिखो, ऐसा लग रहा होगा ये सब बातें पड़ी हुई है तो हम क्यों इंडेस 102 की बातें कर रहे हैं। समझाऊंगा, इसका लॉजिक दूंगा आपके लिए। अभी समझ में आएगा, अभी आएगा। आगे चलोगे तो बड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी, आपको समझाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए इस ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? एंट्री सर्विस दी है, सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी दे रहे हो। सर्विस की जो वैल्यू डिसाइडेड हुई है वो हुई है 90। इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 है, फेस वैल्यू 10 रुपए है,
तो बा में जाएगा, बाकी बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 3000 मल्टीप्लाई बाय 20। सर ये ट्रांजैक्शन तो हमारे पढ़े हुए हैं पहले से, बोला हाँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको नोट करो एक बार फटाफट से। और जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो इंड एस 102 के हिसाब से है। मेरी बात को केयरफुली सुनना, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यू का मेजरमेंट। जो मैं ले रहा हूं उसका मेजरमेंट। मुझे बताओ मैं आपसे क्या ले रहा हूं, सर्विस। मान लो ये आप हो, आपसे मैं बोतल ले रहा हूं। मैंने बोला ये बोतल, आपने मुझे बोतल दे दी, मैंने मेरी जेब से एक शेयर निकाला और आपको दे दिया। 102 में कवर होगा क्योंकि मैं इक्विटी में दे रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, बताओ ना। आप मुझे बोतल दे रहे हो, मैं आपको इसके बदले में इक्विटी दे रहा हूं। सोच के देखो, आपकी बोतल की वैल्यू है 90 रुपीज और मेरे इक्विटी शेयर की वैल्यू है 30। मार्केट, ध्यान रखना मार्केट की बात कर रहा हूं मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे आप बोतल दो, मैं आपको शेयर दूंगा। बोतल है 90 की, शेयर है 30 का, तो क्या ये कंपेरेटिव है? हाँ या ना, मुझे बताओ ना। इक्विटी दे रहा हूं 102 में आना चाहिए, बट प्राइस का मेजरमेंट कंपनी के इक्विटी शेयर पर बेस होगा या सर्विस पर बेस होगा? पहला सवाल यही इंड एस 102 क्लियर करता है। यानी कि इंड एस 102 बोलता है यदि सर्विस आपने आउटसाइडर से ली है, यानी कि सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी आउटसाइडर का है, तो ध्यान रखना हमेशा मेजरमेंट हमेशा और हमेशा जो आ रहा है उसके हिसाब से होगा। यानी कि मेजरमेंट ऑफ सर्विस, यानी इक्विटी शेयर दोगे तो ध्यान रखना 90 की वैल्यू है जो मेरे पास आ रहा है। बोतल 90 की आ रही थी, 30 रुपए का एक शेयर है, तो मुझे 3 शेयर देने पड़ेंगे इसके रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है? सर जनरली हम यही तो करते हैं। बोला यही करते हैं, मैंने यही बोला था ना आपसे कि ये वाली बात आपकी पड़ी हुई है। और इंड एस 2 भी इस बात को जस्टिफाइड करता है कि जो सर्विस या जो चीज ले रहे हो और मैं बदले में इक्विटी शेयर दे रहा हूं, तो इस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट सामने वाले के हिसाब से होगा। मेरी बात को समझो, मैंने बोला आप मुझे बोतल दो, मैं एक शेयर ले लो, आप ले लोगे क्या? बोतल 90 की, शेयर 30 रुपए का। बोलो कैसी बातें कर रहे हो आप ले लोगे क्या? नहीं लोगे ना। यही बात इंड एस 102 बोलता है। यदि ट्रांजैक्शन अदर देन एम्प्लॉय है तो ध्यान रखना हमेशा मेजरमेंट हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस गुड्स असेट्स जो आ रहा है उसके हिसाब से हुआ। एम्प्लॉय के केस में आपकी सर्विस सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आपकी रिवर्स कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। यही इंड एस 102 बताता है। क्योंकि ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ किया है तो उसका मेजरमेंट भी आउटसाइडर के एग्रीड वैल्यू के हिसाब से होगा, ना कि आपके इक्विटी के आधार पर। इक्विटी दोगे जरूर, लेकिन प्राइस नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी। इक्विटी के बेस पर आपकी प्राइस डिसाइड नहीं होगी। प्राइस डिसाइड कैसे होगी? सामने वाले के हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? आगे जब मैं एम्प्लॉय का कंपोनेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, डिफरेंशिएट करने को मिलेगा। अभी एक पॉइंट पढ़ा है इसलिए डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएट आगे होगा। बस इतना याद रखना, यदि ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ किया है तो हमेशा और हमेशा इक्विटी शेयर इश्यू होंगे सामने वाले की फेयर वैल्यू के हिसाब से। जैसे सामने वाले की फेयर वैल्यू 90 थी, मेरे शेयर की वैल्यू 30 थी, तो मुझे 3 शेयर देने पड़ेंगे जिसकी वैल्यू 30 रुपए है।
तो 90 के बराबर का मैंने इक्विटी सेटल कर दिया। दिस पॉइंट एज पर इंड इज 102। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना मुझे बता तो दिया करो। आप नहीं है तो फिर वापस समझा देंगे, टेंशन क्यों लेनी है आपको। सर आ गया तो हाँ, मुंडी नहीं हिलानी, हाँ या ना। सर आप बार बार क्यों पूछते हो? बोला हाँ, मेरा जवाब है पूछना और आपका काम भी है पूछना। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल 2, चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए क्या है। लिखिए इसके अंदर एवीसी लिमिटेड एक्वायर सर्विस फ्रॉम मिस्टर ए for 3 months and value agreed of service of rupees 1,20,000. AVC Limited has settled of liability in form of equity. Journalized. चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एवीसी ने मिस्टर ए के साथ एक एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट यह है कि आपको 3 महीने तक सर्विस देनी है। और 3 महीने जो सर्विस दोगे उसकी कॉस्ट जो है वो है 1,20,000। सबसे पहले यह देखना है कि ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ है या एम्प्लॉय के साथ है। मिस्टर ए एम्प्लॉय नहीं है, इसका मतलब आउटसाइडर के साथ है। सर्विस 3 महीने में दी जाएगी और जब यह कंडीशन पूरी होगी तो आफ्टर 3rd मंथ आपको सेटलमेंट हो जाएगा, सेटल्ड होगा इन इक्विटी में। पहला पॉइंट तो यह है आपको एंट्री पीरियडिकल डालनी पड़ेगी हर महीने के एंड में। दूसरा, क्योंकि सेटलमेंट यहां हो रहा है तो आप इक्विटी शेयर भी कहां पर दोगे? लास्ट में जाकर के। तो एंट्री नॉर्मल है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्योंकि सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस की कॉस्ट 1,20,000 है, तो मुझे बताओ तीनों महीने में सर्विस की खर्चा कितना कितना रिकॉग्नाइज करोगे? आप एसएलएम पर लोगे बेसिकली, कुछ ना बोला जाए तो। हाँ, कितना? 40,000। ये मान के चलोगे कि 40,000 रुपए के बराबर की सर्विस आपने पहले महीने में ले ली, 40,000 रुपए के बराबर की सर्विस आपने अगले महीने में ले ली, और 40,000 के बराबर की सर्विस की जो कॉस्ट है वो आपकी 3rd मंथ में चली गई। जैसे ही आपने 3 महीने तक सर्विस दी, आपकी कंडीशन कंप्लाई हो जाएगी और आपको कंपनी क्या दे देगी? इक्विटी शेयर। तो मुझे बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला सवाल, एक हम क्या ले रहे हैं बताओ? सर्विस। तो पहले मंथ के एंड में क्या एंट्री डालोगे?
सर सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, क्या पेमेंट कर दिया? नहीं, तो आप एक लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे जिसका नाम होगा शेयर बेस्ड पेमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है या ना आ रही? यहां वेंडर का नाम नहीं लिखोगे। यदि वेंडर का नाम लिख दिया, मिस्टर ए का नाम लिख दिया, तो ये किसी भी बात को ये रिकॉग्नाइज नहीं करा रहा, आइडेंटिफाई नहीं करा रहा कि ये शेयर बेस्ड पेमेंट का कवरेज है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर सेकंड ईयर जाके क्या करोगे? कितने से डालोगे बताओ? 40,000 से। फिर सेकंड मंथ जाओगे, फिर वापस से यही एंट्री डालोगे, सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, और टू वही शेयर बेस्ड पेमेंट अकाउंट। कितने से? 40,000 से। ये लगातार 3 महीने तक डालते रहोगे। ये एंट्री वही है जो मैंने ऊपर करके बताई थी। अभी इसका थोड़ा सा समझाऊंगा ऐसा यहां क्यों हुआ है। टू शेयर बेस्ड पेमेंट, कितने से? 40,000 से। अब जैसे ही आपका तीसरा महीना कंप्लीट हुआ, यानी कि आपने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो कंपनी को अब क्या करना पड़ेगा? इक्विटी देना पड़ेगा। तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी को मैं क्या कर दूंगा? यहां से अब खत्म कर दूंगा। शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी को कर दूंगा खत्म, अकाउंट डेबिट, और टू में क्या दे दूंगा? इक्विटी शेयर। क्या दे दूंगा मैं? मान लेते हमारे पास 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी, तो टोटल हमने कितने दे दिए? 1,20,000 के। क्या मेरी बात समझ में आती है? यहां तक किसी डाउट है क्या? नहीं? आगे चल सकते हैं हम लोग। चलिए डिफरेंशिएट देखिए क्या है। पहले एग्जाम्पल के अंदर मैंने डायरेक्टली एंट्री डाली थी सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, और क्या डाली थी? सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि वहां पर कोई कंडीशन नहीं थी, डायरेक्टली उसने सर्विस ली और सेटलमेंट करना था। यानी हो सकता है कि इमीडिएटली आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ा हो, इसलिए मैंने कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं की थी। क्योंकि सेकंड एग्जांपल के अंदर आपकी सर्विस की कंडीशन थी कि 3 महीने तक लगातार दोगे तो आपको इक्विटी मिलेंगे, अदरवाइज इक्विटी नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे तब तक लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है। जब कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो एज पर इंड एस 102 के हिसाब से मैं आपको क्या दे दूंगा? इक्विटी शेयर। ये मेरा पहला पार्ट, यानी कि आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन जो करते हैं उसकी यहां पर अकाउंटिंग खत्म होती है। ये कंसेप्ट बेसिकली आपके पढ़े हुए होते हैं, जो वही है उसे 102 इंडेस जस्टिफाइड करता है कि जो आपने अकाउंटिंग सीखी है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब डालो इसका पार्ट नंबर 2, बी पॉइंट लिखिए। इसमें ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय। ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय, ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय। ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय में क्या होगा? आपकी सिचुएशन अब रिवर्स होगी। जैसे मान लीजिए ये आपका एम्प्लॉय है, और ये आपकी एंटिटी है। एवीसी लिमिटेड। एवीसी लिमिटेड मिस्टर ए से बोल रही है आप हमारी कंपनी में लगातार 3 साल तक काम करो। यानी कि सर्विस ले रही है किससे? अपने खुद के एम्प्लॉय से। आप लगातार हमें सर्विस दोगे, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करोगे, तो हम आपको क्या देंगे बताओ? इक्विटी देंगे। अब सवाल यह उठता है कि ये सर्विस जो दे रहा था पहले से,
क्या पहले से सैलरी मिल रही है इसको? मिल रही है। क्या बोनस मिल रहा है इसको? अभी भी मिल रहा है। क्या कमीशन मिल रहा है पहले की तरह? मिल रहा है। लेकिन मैं इसको लंबे टाइम तक रिटेन करना चाहता हूं, क्योंकि ये एम्प्लॉय मेरी कंपनी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लालच दे रहा हूं, 3 साल तक रुको, मैं आपको कंपनी के शेयर दे दूंगा। तो बोला कि कंपनी के शेयर दोगे, मैं मार्केट से ही ले लूंगा। तो बोला कि सुनो तो सही मेरी बात, आप 3 साल तक लगातार काम करो, मैं आपको अपना शेयर दे दूंगा, जो कि दूंगा 20 रुपए में, लेकिन उसकी मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 500 रुपए। यानी कि आप लगातार काम करो मेरी कंपनी में, जो दे रहा था पहले से वो तो मिलेगा आपको। सैलरी जो आपकी बनती थी वो दे रहा हूं, कमीशन जितना बनता वो दे रहा हूं, लेकिन इसके अलावा ओनली फॉर आप मेरी कंपनी में लगातार 3 साल तक काम कर लो। यदि 3 साल तक काम कर लिया तो इसके अलावा मैं आपको यह भी देने वाला हूं। अब समस्या यह है, अब आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का, डिफरेंशिएट करने का मौका मिलेगा। आउटसाइडर के केस में इसकी वैल्यूएशन करना बड़ा आसान था, क्योंकि मैंने, यानी कि आउटसाइडर ने गुड्स बेचा था 90,000 का, तो इसको सेटलमेंट में भी 90,000 के बराबर के शेयर देने पड़ेंगे। यस और नो मुझे बताओ। जो आ रहा था उसके आधार पर हम इसका मेजरमेंट कर रहे थे, लेकिन यहां एक समस्या हो गई कि मुझे बताओ, मुझे मेरे पास आ क्या रहा है जो मैं मेजरमेंट करूं। मेरे पास सर सर्विस तो दे रहा है। बोला सर्विस का मेहनत आना तो मैं उसको दे ही रहा हूं, जो वो सर्विस दे रहा है उसकी वैल्यू तो मैं उसको पे कर ही रहा हूं हर साल, वो मेरा सवाल नहीं है। मैंने 3 साल तक इसको रोके रखने के लिए बोला है, उसके बदले में ये दे रहा हूं। तो मुझे बताओ मैं क्या कॉस्ट रिकॉग्नाइज करूं, यही मेरा सवाल है, और यही इंड एस 102 की थ्योरी है। क्योंकि जो सर्विस आ रही है उसकी कॉस्ट आइडेंटिफिएबल नहीं है, और यदि उसकी कॉस्ट आइडेंटिफिएबल नहीं है तो मैं उसका मेजरमेंट भी नहीं कर सकता। इसलिए इंड एस 102 बोलता है जो आ रहा है उसका नहीं पता, लेकिन जो जा रहा है उसका तो पता है या ना। तो यहां पर इंड एस 2 बोलता है कि आपका शेयर 500 रुपए में है, आप 20 रुपए में दे रहे हो, आपकी जेब से कितना पेमेंट कर रहे हो उसको, दैट इज योर कॉस्ट। इसका रिकॉग्नाइजेशन करो। इस बात को लेकर के आईएफआरएस बोर्ड के मेंबर्स में बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट था। बोला कि ये कैसी बातें कर रहे हो, आप ये कहना चाहते हो कि मिस्टर ए ने जो कंपनी को सर्विस दे रहा है 3 साल रुकने की, उसकी कॉस्ट 480 रुपए है। क्या इसकी जो सर्विस दे रहा है, क्या उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है क्या वो आइडेंटिफिएबल है? क्या आप ये बात पता लगा सकते हो कि इसका फायदा कितना मिल रहा है? यदि फायदा कितना मिल रहा है ये पता नहीं लगा सकते तो आप कैसे कह सकते हो कि 480 रुपए उसकी कॉस्ट है? इस बात को लेकर के आईएफआरएस बोर्ड के मेंबर की मैक्सिमम बोर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इस बात के अगेंस्ट में थे। लेकिन इस बात के लिए आईएफआरएस बोर्ड ने लास्ट में डिसीजन लिया और सोचा कि ठीक है, मानते हैं इसकी आइडेंटिफिएबल नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं एंटिटी को फायदा तो मिलेगा। क्योंकि यदि हमने इसको रिटेन करने का कुछ सोचा है तो डेफिनेटली कुछ तो इसमें होगा, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस से अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट आएगा, और इंपैक्ट आएगा तो कंपनी का आउटपुट यानी कंपनी की प्रोफाइल में भी कहीं ना कहीं क्या आएगा, इंपैक्ट आएगा। कंपनी की इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि इसको लालच की वजह से बहुत बड़ा काम करेगा। इसलिए यहां पर आईएफआरएस बोर्ड बोलता है कि मानते हैं कि जो सर्विस हमें मिल रही है उसकी कॉस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमें मान के चलेंगे कि जो हम दे रहे हैं उसकी कॉस्ट के मेजरमेंट के आधार पर आप क्या करोगे, इसकी कॉस्ट का मेजरमेंट करोगे। यानी कि यही फर्क था। इंड एस 102 यही बोलता है, आउटसाइडर के केस के अंदर जो चीज आ रही है उसके हिसाब से मेजरमेंट करते थे,
और एम्प्लॉय के साथ जो चीज जा रही है उसके आधार पर उसका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर समझ में आती है? यदि ये बात समझ में आती है तो अब आप इसमें लिखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जो मैंने बोला है इसको लिखना बहुत जरूरी है। चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिए इसके अंदर। और लिखिए इसमें फेयर वैल्यू of shares is value determined with reference to market price estimated price of option। यानी कि आप जब सर्विस का मेजरमेंट करोगे तो उस मेजरमेंट के रेफरेंस के लिए आप क्या लोगे, शेयर की मार्केट प्राइस। और यदि शेयर की मार्केट प्राइस गिवन नहीं है तो आप किसकी प्राइस लोगे, ऑप्शन की। यानी कि ऑप्शन की वैल्यू निकालने के लिए आप एसएफएम में एक टॉपिक है जिसको आप पढ़ोगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स में ऑप्शन की वैल्यू की जाती है, एक होता बायनोमियल मेथड और दूसरा कौन सा होता है, ब्लैक स्कॉल मेथड। जो तीसरा वाला है पुट कॉल पैरिटी, उसके हिसाब से नहीं निकालनी है, ठीक है। यदि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू विल कंसीडर क्या करोगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सर फिर ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये मेरा चर्चा का विषय नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा। आगे लिखिए इसके अंदर, सर्विस कॉस्ट इन नेचर ऑफ नॉन आइडेंटिफिएबल। Therefore, measurement of cost of service on basis of fair value of option। fair value of option
इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज ऑफ प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर। इस चीज को एक बार डायग्राम में भी लिख लो। मान लो ए लिमिटेड है और यहां पर है मिस्टर ए। मिस्टर ए कंपनी इससे रिटेंशन लेती है, फॉर पर्टिकुलर पीरियड। यहां जो मेजरमेंट है ऑफ सर्विस based on fair value of share, because cost नहीं, fair value करो इसको, because fair value of सर्विस इज नॉन आइडेंटिफिएबल। क्योंकि सर्विस की वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती, इसलिए इसकी वैल्यू का मेजरमेंट किसके बेस पर किया जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर के आधार पर। अब समस्या यह है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। मेजरमेंट तो समझ में आ गया कि यदि सर्विस की फेयर वैल्यू नहीं है और नहीं होगी ऐसे केस में, उस केस के अंदर आप जो फेयर वैल्यू है वो किसकी निकाल लोगे? शेयर्स की, और उसके आधार पर आप सर्विस की कॉस्ट का रिकॉग्नाइजेशन कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट इफ ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय के साथ ट्रांजैक्शन होता है, उस केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें अभी देखना है। जब कंपनी एम्प्लॉय के साथ सेटलमेंट करती है, उस केस के अंदर सेटलमेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं।
पहला है इक्विटी सेटल्ड, दूसरा है कैश सेटल्ड। और तीसरा है अल्टरनेटिव, जिसे ऑप्शन भी कहा जाता है और आपके स्टडी मेट में कंपाउंड नाम से वर्ड यूज किया है। यदि कंपनी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी कर रही है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और यदि कैश सेटल्ड कर रही है जो कि बेस्ड है किस पर, इक्विटी पर, तो आपका ट्रांजैक्शन ट्रीटमेंट क्या होगा। दोनों केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर हैं, इसीलिए इंड एज 2 एम्प्लॉय के साथ यदि इक्विटी में सेटल्ड है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग है, और वहीं पर यदि कैश सेटल्ड है तो उसमें अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। जबकि हम आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर इतने सारे केसेस नहीं थे। रीजन बीइंग क्योंकि सामने वाली पार्टी को हम कैश नहीं दे सकते थे, क्योंकि यदि सामने वाली पार्टी के साथ हमने कैश में ट्रांजैक्शन किया तो वो ट्रांजैक्शन इंड एस 102 के अंदर कवर नहीं होगा। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल तरीके से किया जाएगा। इंड एस 2 यानी इंड एस 102 में लाने के लिए हम वहां पर ओनली फॉर इक्विटी सेटल्ड करते थे, तो इसलिए एंट्री बड़ी आसान थी और जैसी एंट्री थी जो नॉर्मल डालते वही एंट्री थी। लेकिन एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर मेजरमेंट इक्विटी सेटल्ड इज पॉसिबल। जब कंपनी इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन करेगी तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन का नेचर चेक करेगी, और इक्विटी का ट्रांजैक्शन का नेचर हमेशा फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब होता है कि बेसिकली कैपिटल चेंज नहीं होती है। इसलिए इंड एस 102 यह बोलता है इसका नेचर फिक्स्ड है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन है फिक्स्ड है। इसलिए इसकी अकाउंटिंग के टाइम पर जो मेजरमेंट है एट द डेट ऑफ ग्रांट, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी एट द डेट ऑफ ग्रांट विल कंसीडर। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का नेचर फिक्स्ड है, तो जिस टाइम आपके बीच में और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, जिस दिन जो फेयर वैल्यू चल रही है शेयर की, उस फेयर वैल्यू के आधार पर कंपनी क्या करेगी, खर्चे का रिकॉग्नाइजेशन करेगी। क्योंकि कंपनी एक्सपेक्टेशन के आधार पर खर्चे का रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर हर साल चेंज होगी। जब भी आप इक्विटी सेटल्ड प्लान की अकाउंटिंग करोगे तो यह बात याद रखनी होगी कि हमेशा फेयर वैल्यू कब की कंसीडर करनी है आपको, ग्रांट डेट की।
लेकिन कैश सेटल्ड प्लान के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि कैश सेटल्ड के केस में आप इक्विटी नहीं दोगे, आप क्या दोगे? कैश दोगे। और कैश भी बेस किस पर होगा? इक्विटी पर। इस केस के अंदर एम्प्लॉय बोलता है आपको कैश देना है, क्योंकि कंपनी को बड़ा फायदा है, क्योंकि आज के आधार पर कैश देगी तो हो सकता है कि ज्यादा हो जाए। इसलिए कंपनी और एम्प्लॉय इस बात पर एग्री होते हैं कि जब जब कैश सेटल्ड होगा तो ध्यान रखना इसका जो नेचर है, बेसिकली कैश का जो नेचर होता है वो क्या होता है? वेरिएबल। नेचर होता है इसका वेरिएबल। इसलिए जो आप फेयर वैल्यू कंसीडर करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी एट लोगे रिवाइज्ड एट एंड ऑफ ईच ईयर। क्योंकि नेचर क्या है? वेरिएबल, तो फेयर वैल्यू भी क्या होगी? वेरी करेगी, क्योंकि कैश लिक्विडिटी होती है, चेंज होता रहता है, इसलिए बोलता नेचर वेरिएबल है, तो फेयर वैल्यू आपको हर साल के एंड में चेक करनी पड़ेगी और उस हिसाब से कंपनी अपना खर्चा रिकॉग्नाइज करेगी। पहले साल जो फेयर वैल्यू है कंपनी खर्चा उसके आधार पर रिकॉर्ड करेगी, लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर में जाएगी तो उसको पता लगेगा कि फेयर वैल्यू बढ़ी है तो डेफिनेटली खर्चा भी बढ़ेगा, और फेयर वैल्यू कम हुई है तो खर्चा भी क्या करना पड़ेगा? कम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव में। अल्टरनेटिव का मतलब है ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन। हाँ, उसी पे होगी ना फिर। एक 110 के हिसाब से, हाँ, क्योंकि इक्विटी फिक्स होता है, उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं होता, और फ्लैक्चुएशन नहीं होता तो जो हम डिसाइड कर लिया उसी पे बेस होता है। कैश फ्लैक्चुएट होता है, कैश क्योंकि इक्विटी दे रहा तो इक्विटी फिक्स है, ये दिख रहा है आपको, लेकिन कैश फ्लैक्चुएट होता है। तो इंडेक्स 102 बोलता है कि आपको रिवर्स वैल्यू ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आपने बोला कि मैं आपको शेयर एंड एक्सरसाइज प्राइस दे दी आपको 100 रुपए की, आज एग्रीमेंट की डेट को मार्केट प्राइस चल रही है आपकी 500। ये कब है? एग्रीमेंट की डेट को, ठीक है। अब क्या हुआ? आपसे बोला गया था कि आपको 3 साल काम करना है, आपको क्या मिलेगा? आपको डिफरेंस मिलेगा, जो फॉर्म किसकी होगी? दैट इज कैश सेटल्ड प्लान। इक्विटी नहीं दूंगा मैं आपको, बट इक्विटी की वैल्यू से कंपेयर करके कैश दूंगा आपको। मैंने बोला कि आपको एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपए है, यानी कि 100 रुपए आपको नहीं देने एक तरीके के, जो मार्केट प्राइस चल रही होगी 100 रुपए मत देना, बाकी का हम आपको इतना का फायदा आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब पहले साल का एंड हुआ, यहां पता लगा कि भाई साहब फेयर वैल्यू हो गई 600 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने सोचा था कि 500 के हिसाब से कैश सेटल करना पड़ेगा, तो खर्चा उसने 400 रुपए रिकॉर्ड कर लिया होगा, 400 रुपए का ओवर द 3 इयर्स, है ना। लेकिन जब कंपनी को पता लगा कि फ्लैक्चुएट हो गया है तो अब खर्चा जो 400 रिकॉर्ड किया है, आपको नहीं लगता उसका एस्टिमेशन चेंज करना पड़ेगा वो आपको? क्योंकि कल यदि ये एम्प्लॉय सर्विस पूरी कर देता है तो पेमेंट तो इसके हिसाब से होगा कैश सेटल्ड में, क्योंकि कैश सेटल्ड का नेचर होता है वेरिएबल, और वेरिएबल मतलब जैसे फेयर वैल्यू चेंज होगी आपकी रिकॉग्नाइजेशन का एस्टिमेशन भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे सेकेंड ईयर आया, अब आपकी फेयर वैल्यू 300 रुपए रह गई। अब कंपनी को फायदा है, तो बोला कि जो 600 रिकॉग्नाइज किया गलत किया है, अब 300 करो ओवर द 3 इयर्स के हिसाब से, है ना। जैसे यहां आया
यहां फेयर वैल्यू 200 रुपये रह गई, तो मुझे बताओ कंपनी को सेटल कितना करना पड़ेगा? बस खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जब भी कैश सेटल्ड का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना आपको हर साल की रिवाइज वैल्यू देगा। आपने पहले कितने के साथ खर्चा रिकॉर्ड किया था, अब कितना करोगे? 200 का ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बताऊंगा कैलकुलेशन टाइम पे, जब कैलकुलेशन करोगे ना तो पिछला जो रिकॉर्ड कर चुके हो ना आप, वो यहां से लेस हो जाता है। हाँ, मतलब 200 को और ज्यादा आ जाएगा। मतलब मैं रिवर्स में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालूंगा कि भाई पीछे का 200 रुपए जो इफेक्ट था 200 डिवाइड बाय 4 मान लेते हैं अपन लोग, 4 साल का है तो कितना आ रहा है? 50। यानी पिछले साल का 50 और रिकॉर्ड करना पड़े, 50 और 100 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ पे। जो मैं कैलकुलेशन कॉम्युलेटिव इसीलिए करता हूं, जो रिवर्स का इंपैक्ट है वो साथ के साथ चला जाए, क्योंकि मुझे खर्चा 600 करना है, यहां तक 600 रुपए का रिकॉग्नाइजेशन होना जरूरी है। तो 400 पहले कर रखा, 200 और बढ़ जाएगा। वो कैलकुलेशन उस हिसाब से बनाइए इंड एस 102 में कि आपको इंपैक्ट आएगा नहीं उसका। वो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन एड ऑन, ज्यादा खर्चा हुआ तो ऐड कर देगा, कम हुआ तो रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है, अभी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा जहां आपकी रिकॉग्नाइजेशन नेगेटिव होगी। वो ड्यू टू क्यों होगी? क्योंकि पहले आप 1000 रुपए रिकॉर्ड कर चुके थे, अब आपका खर्चा 200 रुपए का रह गया, तो 800 के बराबर का जो 2 साल का खर्चा है वो तो कैंसिल होगा नहीं होगा, उस केस में नेगेटिव भी आएगी। ठीक है, तो जब एग्जांपल करेंगे तब बातें और गहराई में समझ में आएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, यदि कैश अल्टरनेटिव है तो आपको हर साल की वो क्या देगा? फेयर वैल्यू क्या देगा? और मान लो इक्विटी में सेटल्ड है और आपको फिर भी फेयर वैल्यू हर साल के दे, तो ध्यान रखना उस डेटा को आपको इग्नोर मारना है। क्या करना है? इग्नोर करना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तीसरा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब है चाहो तो आप इक्विटी ले लो और चाहो तो आप क्या ले लो? कैश में सेटल करा लो। चूंकि इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं और कंपनी को अकाउंटिंग यानी खर्चा रिकॉग्नाइज करना होता है, तो कंपनी बड़ी कंफ्यूज है कि भाई वो इक्विटी लेगा या फिर कैश लेगा, क्योंकि ऑप्शन दिया है। जब साल सर्विस कंप्लीट होगी उस टाइम पर वो आएगा तो बोलेगा मुझे शेयर दे दो या बोलेगा कैश दे दो। तो कंपनी को एट द डेट ऑफ ग्रांट तो पता नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट है तो कंपनी को सबसे पहले इसको दोनों कंपोनेंट के हिसाब से खर्चा देखना पड़ेगा कि बोला इक्विटी के हिसाब से कितनी लायबिलिटी है और वहीं पर कैश के हिसाब से कितनी लायबिलिटी है। जो दोनों में से ज्यादा है वही कंपनी क्या मान के चलेगी? खर्चा। जैसे मान लो इक्विटी के हिसाब से लायबिलिटी आती है 1 लाख रुपए की और कैश के हिसाब से लायबिलिटी आती है 1,20,000 की, तो कंपनी ये मान के चलेगी कि मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी कवर करनी है उसको? 1,20 का। तो वो क्या करेगी? 1 लाख रुपए की इक्विटी में कर लेगी और 20,000 के लिए कैश सेटल रख लेगी, जिससे 1,20,000 का टोटल उसके पास क्या हो जाए? ऑप्शन हो जाए। इसलिए यहां पर इंड एस 102 बोलता है, क्योंकि ये ऑप्शन है, आपको एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड पता लगेगा तो यहां पर कंपनी दोनों का एस्टिमेशन लगाएगी कि इक्विटी का और कैश का दोनों को कितना है, और जो उसको लगेगा कि कितनी कॉस्ट उसकी एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से वो क्या करेगी? रिकॉग्नाइज करती हुई चली जाएगी। और जब वो जो लास्ट में जो भी सेटल लेगा उसको वहां से क्या कर दिया जाएगा? उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इस पर चर्चा करना मेरा और बाकी है। जितना लिखाया है बस वो नोट करो और बाकी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका चर्चा करेंगे।